गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको आहार एवं पोषण फूड्स एंड न्यूट्रिशन विषय पढ़ा रही हूँ और फूड्स एंड न्यूट्रिशन के सिलेबस के अनुसार आपके 9 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। 10th चैप्टर वाटर के बारे में, जल के बारे में मैं पढ़ा रही हूँ। पिछले लेक्चर में भी मैंने जल के बारे में कुछ पॉइंट्स कवर किए थे और आज भी हम जल वाला चैप्टर ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसमें जल के अंदर एक सब टॉपिक है जल संतुलन प्रणाली, मैकेनिज्म ऑफ वाटर बैलेंस, कि वाटर बैलेंस हमारे शरीर में किस तरह से रहता है। तो वाटर बैलेंस का मतलब ये है कि ली गई जल की मात्रा और निष्कासित जल की मात्रा अगर बराबर होती है तो वो वाटर बैलेंस कहलाता है। जितना पानी हमने लिया है उतना पानी भले मूत्र के रूप में, मल के रूप में, पसीने के रूप में, किसी भी रूप में अगर शरीर से निकल जाता है तो वो तो वाटर बैलेंस कहलाता है। और इस तरह से हमने एक आदर्श जल आपूर्ति और जल निष्कासन की मात्रा के एक एग्जाम्पल दिए हैं कि किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो पहला है कि जल आपूर्ति। जल आपूर्ति किस किस से होती है? एक तो पीने के पानी के द्वारा, भोजन के द्वारा और कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के ऑक्सीकरण के द्वारा। इनके द्वारा हमको जल प्राप्त होता है शरीर के अंदर। लेकिन हम दो क्लाइमेट, दो कंडीशंस में देखेंगे। अगर ठंडी जलवायु है, सर्दी है, तो हमें पीने के द्वारा 1500 मिलीलीटर यानी 1.5 लीटर ले सकते हैं। भोजन के द्वारा हम 1000 मिलीलीटर हमको मिलता है और कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के ऑक्सीकरण के द्वारा 300 मिलीलीटर जल हमको प्राप्त होता है। मतलब पूरे दिन भर में कुल ली गई जल की मात्रा 2800 मिलीलीटर जल हमको मिल जाता है। इसी तरह से अगर हम गर्म जलवायु में देखते हैं तो पीने के द्वारा हम 2000 से 5000 मिलीलीटर तक पानी पी सकते हैं गर्मियों में। भोजन के द्वारा हमें 1000 से 2000 मिलीलीटर जल हमारे शरीर में आ जाता है और कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के ऑक्सीकरण के द्वारा 300 मिलीलीटर जल हमको मिलता है। इस तरह से गर्मियों में, गर्म जलवायु में, या तो गर्मियों में या जहाँ गर्म जलवायु होती है, हॉट क्लाइमेट होती है, तो गर्म जलवायु में कुल ली गई जल की मात्रा 3300 से 7300, 3300 से 7300 मिलीलीटर हमको प्रतिदिन प्राप्त होती है। ये है जल आपूर्ति, मतलब इन सोर्सेज से ली गई है और ये ठंडे प्रदेशों में, ये गर्म प्रदेशों में। उसके बाद में जल का निष्कासन, मतलब किस तरह से ये जो लिया गया है वो निष्कासित होता है। तो जल का निष्कासन 4 प्रकार से होता है। मूत्र के द्वारा, त्वचा के द्वारा पसीने के रूप में, और फेफड़ों के द्वारा सांस के रूप में, और मल के द्वारा। 4 रूप में शरीर से जल बाहर जाता है। तो ठंडी जलवायु जब होएगी ठंडे प्रदेशों में, तो मूत्र के द्वारा 1500 मिलीलीटर निकलता है, त्वचा के द्वारा पसीने के रूप में 800 मिलीलीटर निकल सकता है, फेफड़ों के द्वारा, सांस के द्वारा 400 मिलीलीटर निकलता है, और मल के द्वारा 100 मिलीलीटर जल शरीर के बाहर निकाला जाता है। तो कुल निष्कासित जल की मात्रा 2800 मिलीलीटर, जितनी ठंडी जलवायु में ली गई है उतनी ही ठंडी जलवायु में ये कुल निष्कासित जल की मात्रा, मतलब बराबर है। जितना जल लिया गया है उतना निष्कासित हुआ है, तो ये बैलेंस्ड है। ये वाटर बैलेंस जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। उसी तरह से गर्म जलवायु में मूत्र के द्वारा 1000 से 1500 मिलीलीटर मूत्र के द्वारा जल निष्कासित होता है। त्वचा के द्वारा पसीने के रूप में 1800 से 5200 मिलीलीटर जल निकल जाता है। फेफड़ों के द्वारा, सांस के द्वारा 400 मिलीलीटर वाटर निकलता है, और मल के द्वारा 100 से 200 मिलीलीटर वाटर शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार गर्म जलवायु में कुल निष्कासित जल की मात्रा होती है 3300 से 7300 मिलीलीटर जल। इसका मतलब गर्म जलवायु में हम जितना वाटर इनटेक करते हैं उतना वाटर लॉस भी हो जाता है, और इसी को हम आदर्श जल आपूर्ति कहते हैं। जितना जल लिया गया है उतना जल निष्कासित हो जाता है।
लेकिन अगर नहीं होता है तो हम आगे पॉइंट देख रहे हैं कि जल संतुलन के प्रकार, मतलब अगर वाटर बैलेंस बिल्कुल बैलेंस्ड है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो क्या होता है। तो जो वाटर बैलेंस है, जल संतुलन प्रणाली है, ये दो तरह की होती है। एक धनात्मक जल संतुलन यानी पॉजिटिव वाटर बैलेंस, और एक ऋणात्मक जल संतुलन यानी नेगेटिव वाटर बैलेंस। तो जो पॉजिटिव वाटर बैलेंस है इसमें ये होता है कि जो ग्रहण किया हुआ जल होता है वो निष्कासित जल की मात्रा से अधिक हो जाता है। तो जल किस तरह से ज़्यादा हो जाता है हमारी बॉडी में, या तो प्रोटीन की कमी होती है तो फिर पानी ज़्यादा शरीर में हो सकता है, या फिर सोडियम की अधिकता है तो सोडियम भी जल को बांध के रखता है, या फिर यकृत की कोई भी बीमारी है, यकृत संबंधी लिवर की जो डिजीजेज होती हैं उनमें भी सूजन और पानी जो है वो भर जाता है शरीर में। तो ये जो है वो जल एकत्रित हो सकता है इन सब कंडीशंस में। तो तब जल की मात्रा ज़्यादा है तो हम इसका जल संतुलन को कहते हैं धनात्मक जल संतुलन यानी पॉजिटिव वाटर बैलेंस। लेकिन कई बार ग्रहण किया हुआ जल निष्कासित जल की मात्रा से कम हो जाता है, ऐसे में हम उसको नेगेटिव वाटर बैलेंस यानी ऋणात्मक जल संतुलन कहते हैं। जल कब कम हो जाएगा शरीर में, जब अधिकतर दस्त, उल्टी, डायरिया, वॉमिटिंग, तेज गर्मी हो, पसीना अधिक निकल रहा हो, बर्न, जलन हो गई हो। तो इस तरह से कोई जल जाता है तो उसमें भी पूरा जो प्लाज्मा और ये निकल जाता है। तो अगर ज़्यादा पानी ऐसा निकल गया है तो ग्रहण किया हुआ जल निष्कासित जल की मात्रा से कम हो जाता है और इसको हम ऋणात्मक जल संतुलन यानी नेगेटिव वाटर बैलेंस कहते हैं। तो अब इसी को आगे चलते हुए हम कह रहे हैं कि जैसे जल संतुलन को जो नियंत्रित करता है, जो मेंटेन करता है, वो हमारी बॉडी में एक तो हाइपोथैलेमस होता है, अधश्चेतक। तो हाइपोथैलेमस में तंत्रिका केंद्र होते हैं एक तो वो, और इसमें ऑस्मो रिसेप्टर्स परासरण ग्राही कोशिकाएं होती हैं, ये इसको मेंटेन करती है। और दूसरा हमारी जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो पश्च पीयूष ग्रंथि है, वो भी जल संतुलन को मेंटेन करने में सहायक होती है। तो वो इस तरह से होती है कि जो पश्च पीयूष ग्रंथि है उससे ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन दो हार्मोन स्रावित होते हैं। तो ऑक्सीटोसिन तो अलग चीज हो गई, वेसोप्रेसिन जो है उसका नाम होता है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी प्रतिमूत्रल हार्मोन। तो ये जो ADH हार्मोन है ये क्या करता है कि जब पश्च पीयूष ग्रंथि से निकलता है तो हमारी जो किडनी है, गुर्दे में जो नेफ्रॉन होते हैं, उन नेफ्रॉन से मतलब पानी को पुनः अवशोषित, मतलब सारी जो ट्यूबुल्स हैं वो नलिकाएं वो पानी को पुनः अवशोषित करने का कार्य करती है। तो ADH पुनः अवशोषित करती है थोड़ा थोड़ा पानी, और इस तरह से मूत्र का जो निष्कासन है वो नियंत्रित रहता है। ऐसे पूरे दिन भर नहीं निकलता, एक फिक्स टाइम पर ही निकलता है। लेकिन अगर ADH हार्मोन नहीं होता है तो पुनः अवशोषण पानी का नहीं होगा, जल का, और पतला पतला मूत्र हमेशा निकलता रहता है। और ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। ये तो एक चीज हो गई कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पश्च पीयूष ग्रंथि जो है वो किस तरह से वाटर बैलेंस करती है। एक दूसरी चीज जो हाइपोथैलेमस में परासरण ग्राही कोशिकाएं होती हैं, ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, जैसे जल बहुत सारा शरीर में आया तो रक्त में तरलता हो जाती है। जब रक्त में तरलता है, अच्छा पानी है शरीर में, तो जो ये ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं ये निरुत्साहित हो जाते हैं, ये कोई काम नहीं करते आराम से, और ADH हार्मोन का कोई काम नहीं होता। तो उस समय जब ये ऑस्मो रिसेप्टर्स ADH को कोई भी संदेश नहीं कहता कि भाई आप पानी को पुनः अवशोषित करो, उस समय ADH हार्मोन पानी को पुनः अवशोषित नहीं करता, उस समय पतला मूत्र भी निकल सकता है। लेकिन जब जल की कमी होती है, लेकिन उस समय जब जल की कमी होती है हमारे शरीर में, तो जल की कमी होने से रक्त में भी कमी हो जाएगी। जैसे ही रक्त में जल की कमी होगी और ऑस्मो रिसेप्टर्स जो हैं वो उत्साहित हो जाते हैं, और ये जब उत्साहित होते हैं तो हाइपोथैलेमस जो ADH हार्मोन है पश्च पीयूष ग्रंथि का,
पश्च पीयूष ग्रंथि की कोशिकाओं को कहते हैं कि एडीएच हार्मोन स्रावित करो। तो पश्च पीयूष ग्रंथि एडीएच हार्मोन यानी एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को स्रावित करती है। स्रावित करने से ये होता है कि वो स्रावित होके और पानी को जो किडनी है उसमें वापस से पुनः अवशोषित कर लेता है, और पुनः अवशोषित करने के बाद में वापस से वाटर बैलेंस सही हो जाता है। तो इस तरह से जल संतुलन जो है वो हमारे शरीर में अधश्चेतक यानी हाइपोथैलेमस के तंत्रिका केंद्र के कारण और पश्च पीयूष ग्रंथि के एंटी डाययूरेटिक हार्मोन यानी वेसोप्रेसिन या प्रतिमूत्रल हार्मोन के कारण बैलेंस बना रहता है। फिर नेक्स्ट है आरडीए ऑफ वाटर, हमारे पानी की प्रतिदिन की आवश्यकता। वैसे 6 से 8 ग्लास पानी एक आदमी को प्रतिदिन पर्याप्त होते हैं, लेकिन एक दूसरा फॉर्मूला और है एडल्ट के लिए 1 मिलीलीटर पानी जल प्रति किलो कैलोरी। अगर 2200 किलो कैलोरी चाहिए तो 2200 मिलीलीटर पानी पी लो। जिसको 3800 किलो कैलोरी चाहिए वो 3800 मिलीलीटर पानी पी लो, तो वो पर्याप्त रहता है। और जो बच्चे होते हैं उनमें 1.5 मिलीलीटर वाटर प्रति किलो कैलोरी। उनको अगर 1000 किलो कैलोरी चाहिए तो उनको 1500 मिलीलीटर पानी की ज़रूरत होती है। फिर उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वर्क बहुत ज़्यादा, आप पहाड़ चढ़ रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, मैसनरी वर्क कर रहे हैं, तो उस समय फिर 1 मिलीलीटर नहीं जो वर्क है उसके अनुसार, या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है जो क्लाइमेट का, तो क्लाइमेट में पसीना ज़्यादा निकल रहा है तो भी हम पानी ज़्यादा लेंगे। और या फिर कोई कंडीशन, कोई ऐसी डिजीज़ हो गई है तो भाई जैसे उल्टी दस्त हो गए तब भी हमको पानी ज़्यादा लेना होता है, तब हम आरडीए के अकॉर्डिंग नहीं लेते हैं, ज़्यादा हमको इनटेक पानी का लेना पड़ता है। फिर लास्ट है पानी की कमी के प्रभाव, जल की कमी के प्रभाव। अगर हमारे शरीर में जल की कमी हो जाती है तो हमें प्यास अधिक लगती है, त्वचा रूखी और सूखी ढीली हो जाती है, शरीर का वजन कम होने लगता है, व्यक्ति में थकान और कमजोरी होती है, चिड़चिड़ापन होता है। कमजोरी इसलिए भी होती है कि जब जल की कमी होती है तो उसी समय सोडियम और पोटेशियम लवण भी निकल जाते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम लवण जब निकल जाते हैं तो शरीर कमजोर महसूस होता है, पाचक रसों का काम पूरा नहीं हो पाता क्योंकि रस कम हो जाते हैं, तो डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़ नहीं हो पाती है, और गंदगी जो शरीर की जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो भी शरीर से पर्याप्त रूप से बाहर नहीं निकल सकते, तो टॉक्सिक इकट्ठे हो जाते हैं शरीर में और शरीर में थोड़ी परेशानियां होने लगती है। तो जब कमी हो जाती है तो हम इसको पूरी करने के लिए ओरल रिहाइड्रेटिंग सोल्यूशन ORS ले सकते हैं, शिकंजी ले सकते हैं, नमक, चीनी और नींबू का पानी या नमक चीनी का पानी ले सकते हैं, छाछ, नारियल पानी, फ्रूट जूस, इन सबको लेके और हम पानी की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो आज जो हमने पढ़ा वो वाटर वाला चैप्टर है, और वाटर में हमने वाटर बैलेंस देखा। वाटर बैलेंस जो है वो जितना हमारा इनटेक होना चाहिए उतना ही लॉस होना चाहिए, तब तो वो वाटर बैलेंस कहलाता है। जितना जितना हमने ठंडी जलवायु में वाटर लिया उतना ठंडी जलवायु में निकल गया, जैसे पीने के पानी के द्वारा, भोजन के द्वारा और कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के ऑक्सीकरण के द्वारा तो ये लिया जाता है। उसी तरह से जो निकल रहा है निष्कासित वो मूत्र के द्वारा, त्वचा के द्वारा, पसीने के रूप में, फेफड़ों के द्वारा, सांस के रूप में और मल के द्वारा, तो इनके द्वारा निकाला जाता है। अगर ये बराबर होते हैं, लिया गया वाटर यानी इनटेक ऑफ वाटर और लॉस ऑफ वाटर, निष्कासित मात्रा जल की बराबर होती है, तो वो वाटर बैलेंस जो है वो आदर्श जल आपूर्ति होती है। लेकिन जल का संतुलन दो तरह का होता है। अगर मान लो लिया गया जल ज़्यादा होता है और निष्कासित कम है तो हम उसको पॉजिटिव वाटर बैलेंस, धनात्मक जल संतुलन कहते हैं। वो कब होता है? जब हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी या सोडियम की अधिकता या लिवर की डिजीजेस होती है, तब ये धनात्मक हो जाता है। लेकिन अगर ग्रहण किया हुआ जल निष्कासित जल की मात्रा से कम होता है तो हम उसे नेगेटिव वाटर बैलेंस यानी ऋणात्मक जल संतुलन कहते हैं। ऐसा कब हो जाता है? उल्टी, दस्त में, या फिर जलन, बर्न्स वगैरह हो जाते हैं तेज गर्मी में,
तो जल ज़्यादा निकल जाता है तो ऋणात्मक जल संतुलन हो सकता है। और जल संतुलन को बनाए रखने के लिए हमारे शरीर में एक तो हाइपोथैलेमस होता है, अधश्चेतक में कुछ तंत्रिका केंद्र होते हैं और ऑस्मोरिसेप्टर्स होते हैं, परासरण ग्रही कोशिकाएं, ये मदद करती है। और पश्चपीयूष ग्रंथि में ADH हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, उसमें मदद करता है, क्योंकि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो होता है वो मूत्र से पुनः थोड़ा सा पानी का अवशोषण कर लेता है और मूत्र की जितनी मात्रा निकलनी है उतना ही निकलने देता है। लेकिन जब ADH नहीं होता है तो पानी का पुनः अवशोषण नहीं होता और पानी थोड़ा थोड़ा निकलता ही रहता है, मतलब मूत्र की मात्रा पूरे दिन निकलती रहती है, पतली मात्रा, तो हम उसको फिर डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। जब हम इसका RDA देखते हैं जल का, तो वो होता है 6 से 8 ग्लास पानी या फिर 1 मिलीलीटर प्रति किलो कैलोरी के हिसाब से एडल्ट के लिए, वयस्क के लिए, और बच्चों के लिए 1.5 मिलीलीटर जल प्रति किलो कैलोरी के हिसाब से। लेकिन जिसका काम जितना हार्ड वर्क है, अगर क्लाइमेट जो है वो बहुत गर्म है या कोई ऐसी डिजीज़ हो गई उल्टी दस्त वगैरह जिसमें पानी की कमी, तो कभी भी अगर ऐसे चीज़ हो तो पानी की कमी और पानी का लॉस ज़्यादा हो रहा है तो RDA जो है वो उस वक्त बढ़ाना पड़ता है। लास्ट है वाटर की कमी के प्रभाव, जल की कमी के प्रभाव। जल जब हमारे शरीर में कम हो जाता है तो प्यास अधिक लगती है, त्वचा रूखी सूखी और ढीली हो जाती है, वजन में कमी हो जाती है, शरीर में चिड़चिड़ापन और थकान रहती है, कमजोरी रहती है। कमजोरी इसलिए भी रहती है कि सोडियम और पोटेशियम लवण निकल जाते हैं, शरीर से गंदगी बाहर नहीं निकलती और पाचक रस कम हो जाते हैं, तो पाचक रसों का काम कम हो जाएगा और डाइजेस्टिव एक्टिविटी, पाचन क्रियाएं पर्याप्त रूप से नहीं हो पाएंगी। उसके अलावा जब हम इस कमी को पूरा करना चाहते हैं तो पानी, छाछ, नारियल पानी, शिकंजी, ORS, ओरल रिहाइड्रेटिंग सोल्यूशन और पानी में नमक, चीनी डाल के पिलाना चाहिए, तो जल की कमी व्यक्ति को नहीं होती है। तो इस तरह से ये 10th चैप्टर वाटर यानी जल जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में 11th चैप्टर कुपोषण, माल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।